हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम फॉकनर को। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और इनको हम कवर करेंगे ये जो यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स जो होती है उससे। इससे हम लोग बहुत सारे ऑथर को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जल्द ही हम लोगों ने हेमिंगवे को कंप्लीट किया था और उससे पहले हमने बहुत सारे ऑथर को कंप्लीट कर दिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स को, पीबी शेले को, चार्ल्स लैम्ब को, कमला दास को, थॉमस हार्डी को, मुल्कराज आनंद को, टेनिसन को और भी ऑथर जो हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड आज से हम लोग विलियम फॉकनर को पढ़ने वाले हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1897 टू 1962 है। इनको ध्यान रखेंगे। एंड इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर। इनमें से कौन सी बुक जो है विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जब हेमिंगवे को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था 1926 में इनका एक नॉवल आया था, द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि ये फॉकनर ने नहीं लिखा है, हेमिंगवे ने लिखा है। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस 1926 इज नॉट रिटन बाय विलियम फॉकनर। ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया है? हेमिंगवे के द्वारा। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखेंगे, द साउंड एंड द फ्यूरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है 1929 में। एब्सलम एब्सलम भी इन्होंने लिखा 1936 में। और जो नाइट्स गैम्बिट है ये फॉकनर की 6 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है और ये एक अटॉर्नी की कहानी है, गेविन स्टीवेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज विलियम फॉकनर सोल्जर पे पब्लिश। ये विलियम फॉकनर का जो सोल्जर्स पे है वो कब पब्लिश हुआ था? वो पब्लिश हुआ था 1926 में। ठीक है, ये नॉवेल है इनका फर्स्ट, सोल्जर्स पे, और ये 1926 में आया था। ये एक कहानी है अलगाव की। किसके अलगाव की? जो वर्ल्ड वार, जो वॉर से सैनिक रिटर्न कर रहे थे। एक मिनट रुकिए, इसको देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर एक बार इस माइंड में रहेगा तो पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। विलियम फॉकनर सोल्जर पे was published in 1926, his first novel, given a southern though not a Mississippian setting। ये सदर्न में तो सेट है लेकिन इसकी सेटिंग जो है वो मिसिसिपी में नहीं है। was an impressive achievement, stylistically ambitious and strongly evocative of the sense of alienation experienced by soldiers returning from World War First to a civilian world of which they seem no longer a part। ये जो कहानी है, किसकी कहानी है? सदर्न में तो सेट है, सदर्न की है, लेकिन मिसिसिपी में सेट नहीं है। ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट है। स्टाइलिस्टिकली का मतलब होता है शैलीगत रूप से ये जो कहानी है वो एम्बिशियस है, ठीक है, महत्वाकांक्षी है। एंड स्ट्रांगली एवोकेटिव, और स्ट्रांगली जो है विचारोत्तेजक है। विचारोत्तेजक मतलब विचारों को उत्तेजित करने वाली। ऑफ द सेंस ऑफ एलिनेशन एक्सपीरियंस्ड बाय सोल्जर, और ये एक्सपीरियंस है उन सोल्जर्स का जो रिटर्न कर रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट से टू अ सिविलियन वर्ल्ड, और ऐसे सिविलियन वर्ल्ड में जा रहे हैं, ऐसे संसार में जा रहे हैं जिसका वो हिस्सा नहीं है। ये उनकी कहानी है, उन सोल्जर्स की कहानी है। ठीक है, आगे देखेंगे, जस्ट वेट, आगे देखेंगे। विलियम कुटवर्थ फॉकनर एंड अमेरिकन नॉवलिस्ट, ये इनका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम है, फुल नेम है विलियम कुटवर्थ फॉकनर। ठीक है, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये जाने जाते थे किसके लिए? ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के महानतम कवि के रूप में जाने जाते हैं। ही इज रिमेंबर फॉर हिज पायनियरिंग यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। इन्होंने अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया है। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1949। 1949 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला था लिटरेचर के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। एब्सलम एब्सलम इज अ नॉवेल रिटन बाय। एब्सलम एब्सलम जो नॉवेल है विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है, और यही पूछा कि किसके द्वारा लिखा गया? फॉकनर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, 1936 में आया था। थॉमस सुटपिन की कहानी है, जो सुटपिन 100 के नाम से डायनेस्टी को बसाता है, बिल्ड करता है, ये उसकी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अमंग द गिवन ब्लो पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवेल विच इज नॉट करेक्ट मैच। करेक्ट पेयर, इन जो पेयर्स दे रखे हैं नॉवेल्स के विलियम फॉकनर के, ठीक है, उनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? तो मॉस्किटो जिनका नॉवेल है ये सैटिरिक नॉवेल है ऑन न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस का एक सैटिरिक यानी कि व्यंग करता हुआ नॉवेल है। द साउंड एंड द फ्यूरी जो नॉवेल, इनका नॉवेल है, ये स्टोरी है ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कॉम्सन फैमिली। कॉम्सन फैमिली मेंशन की गई है इसमें, और उसकी डिक्लाइन, उसके जो विनाश होता है, उसका जो चरण होता है, उसकी कहानी है। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है फॉकनर के संबंध में। अब इसकी थर्ड वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। एंड थर्ड वाला ऑप्शन कहता है द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन। तो इनके द्वारा लिखा गया एक वर्क है द हैमलेट। ठीक है, तो जो द हैमलेट फॉकनर के द्वारा लिखा गया वर्क है, ये स्टोरी है किंग हैमलेट की और उसके सन की। यही वाला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन ठीक है। आ फेबल जो वर्क है, एन एलिग्री है अबाउट मैन सर्च फॉर पीस, इसकी मनुष्य की जो शांति के प्रति, जो शांति की तलाश है, उसकी कहानी है। ठीक है, उसकी एलिग्री है। तो जो द हैमलेट वर्क दे रखा है
ये इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा और शेक्सपियर को टिक मत लगा दीजिएगा। ये जो द हैमलेट वर्क है वो इनके द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। किसके द्वारा? फॉकनर के द्वारा। ठीक है, नॉवल है। ठीक है, और ये किंग हैमलेट की कहानी नहीं है जो हम लोगों ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी में पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये स्नोप्स ट्रायोलॉजी है, इन्होंने लिखी थी फॉकनर ने, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। और स्नोप ट्रायोलॉजी में 3 जो थे उसमें से द हैमलेट नंबर 1 पर आता है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ। हम्म, तो जो स्नोप ट्रायोलॉजी थी उसमें 3 आते हैं। तो पहला वाला आता है द हैमलेट, ये 1940 में आता है। ठीक है, 1940 में। फिर सेकंड नंबर पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ द टाउन। टाउन ये सेकंड नंबर पे ट्रायोलॉजी आती है, ट्रायोलॉजी का हिस्सा है 1957 में। ठीक है, और थर्ड वाला आता है द मेंशन, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ द मेंशन, और ये जो है नॉवल इनका 1959 में आता है। ठीक है, स्नोप्स ट्रायोलॉजी का ये भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Hamlet is a novel by American author William Faulkner, published in 1940, about the fictional Snopes family of Mississippi. ये Snopes family की कहानी है जो कि मिसिसिपी में रहने वाले हैं, और ये फिक्शनल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In which of the following novel Joe Christmas attempt to recover this origin of his mulatto identity? जो इनका नॉवल है एब्सलम, सॉरी, लाइट इन अगस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये पहले तो इसका ये आंसर होगा। इसमें एक जो क्रिसमस नाम का कैरेक्टर है जो कि अपनी मुलाटो आइडेंटिटी, जो मिक्स उसकी जाति है, नस्ल है, उसकी उसको खोजने की, उसकी तलाश करने की कोशिश करता है। किस नॉवल में? तो वो है लाइट इन अगस्त। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कि जो क्रिसमस नाम का कैरेक्टर किसमें है, तो लाइट इन अगस्त में। और हु रोट लाइट इन अगस्त? विलियम फॉकनर। ठीक, विलियम फॉकनर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन पर आते हैं। जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मुलाटो आइडेंटिटी इन लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त में अपनी आइडेंटिटी को तलाशने की कोशिश करता है। ही वॉज क्लोजेस्ट टू द प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट का क्लोजेस्ट होता है। ही वॉज अ यंग मैन, यंग मैन होता है। लाइट इन अगस्त वॉज रिटन इन 1932। ये ध्यान रखेंगे कब लिखा गया था? 1932 में लिखा गया था, सदर्न अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा। मुलाटो आइडेंटिटी, अब इसके बारे में मेंशन किया गया कि व्हाट इज मुलाटो आइडेंटिटी। मुलाटो आइडेंटिटी इज अ रेशियल आइडेंटिटी, एक नस्ल की आइडेंटिटी, पहचान है। क्लासिफिकेशन टू रिफर टू पीपल ऑफ मिक्स अफ्रीकन एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री, ऐसे लोगों को रेफर करते हैं जो कि जिनकी जो नस्ल है, जिनकी जो पूर्वज है वो मिक्स्ड है किससे? अफ्रीकन एंड यूरोपियन, ठीक है, रेस से, अफ्रीकन एंड यूरोपियन। तो मुलेटो उसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। थॉमस सुटपेन द प्रोजेनिटर ऑफ सुटपेन्स 100 अपीयर्स इन। जो थॉमस सुटपेन का करेक्टर है, जो कि सुटपेन 100 का प्रोजेनिटर है, अग्रगामी है, पूर्व पुरुष है, वो किसमें आता है? वो किस नॉवल में दिखता है? फॉकनर के। वो इनका नॉवल है एब्सलम, एब्सलम। ठीक है, इसके बारे में अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। थॉमस सुटपेन इज अ फोकल कैरेक्टर ऑफ विलियम फॉकनर्स 1936 नॉवल एब्सलम, एब्सलम। ठीक है, सुटपेन अराइव्स इन फॉकनर्स इमेजिनरी योकनापटावा कंट्री। ये सुटपेन जो है वो आता है फॉकनर के एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक शहर में। ठीक है, वो क्या है? योकनापटावा। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं योकनापटावा जो है किस नॉवलिस्ट ने मेंशन किया अपने वर्क में, तो फॉकनर ने मेंशन किया है। और ये आता है 1830 में, और सुटपेन 100 को क्या है वो बिल्ड करता है इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट हिज ओन डायनेस्टी, अपनी खुद की डायनेस्टी बसाने का क्या करता है? प्रयास करता है, क्रिएट करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नॉवल लाइट इन अगस्त। इनका जो नॉवल है लाइट इन अगस्त, उसमें एक करेक्टर होता है जो क्रिसमस, जो कि अपनी मुलाटो आइडेंटिटी की सर्च में नॉवल में दिखाई पड़ता है हम लोगों को। उसको किसने अडॉप्ट किया था? तो उसको अडॉप्ट किया था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, मिसेस एंड मिस्टर मैकएचर्न ने। ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया था, मिस्टर एंड मिसेस मैकएचर्न। अब इनकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। मिसेस एंड मिस्टर मैकएचर्न adopted जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नॉवल लाइट इन अगस्त इज a novel by the southern American author विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है, पब्लिश इन 1932। ईयर याद रखेंगे, ईयर से ही पूछेंगे मोस्टली क्वेश्चन। इट बिलोंग्स टू द सदर्न गोथिक एंड मॉडर्निस्ट लिटरेरी जॉनरा। ये जो नॉवल है इनका, ये रिलेट करता है या संबंध रखता है जो मॉडर्निस्ट लिटरेरी जॉनरा है और सदर्न गॉथिक नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स में जो है उस नॉवल से संबंधित है। द नॉवल ट्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ 3 मेन कैरेक्टर। ये जो नॉवल है 3 जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, ट्रेस करता है। फर्स्ट कैरेक्टर्स में मेंशन की गई है लीना ग्रो, जो क्या करती हुई सर्चिंग फॉर द फादर ऑफ हिज अनबॉर्न चाइल्ड, जो अपने अजन्मे बच्चे, अनबॉर्न यानी कि जो बच्चा अभी जिसने जन्म नहीं लिया है, उसके फादर की तलाश में घूमती है या उसको ढूंढती है।
ठीक है, एक एक व्यक्ति होता है जो उसको प्रेग्नेंट कर देता है एंड वो चला जाता है वहां से वादा करके इससे कि मैं सेट करके सब चीज आऊंगा, लेकिन वो आता नहीं। तो लीना ग्रोव जो है वो दिखाई जाती है कि अपने उस अनबॉर्न बच्चे के फादर को सर्च करती है। फिर दूसरा कैरेक्टर से मेंशन किया गेल हाइटावर, ये एक एल्डरली मिनिस्टर होता है जो हु सीक अ मेजर ऑफ पीस, जो शांति की तलाश करता है इन हिज ट्रबल एग्जिस्टेंस, जो अपनी परेशानी से भरा जो अस्तित्व है उसका उसमें। एंड जो क्रिसमस जो है वो स्पेंड हिज लाइफ स्ट्रगलिंग, जो अपनी लाइफ को बिताता है स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हैं टू डील विद हिज बिलीफ दैट ही इज अ पार्ट ब्लैक, और इस चीज से, इस विश्वास से कि वो आधा अश्वेत है। ठीक है, इस विश्वास से वो अपने जीवन में स्ट्रगल करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। मैकएचन ने इनको अडॉप्ट किया था। This novelist created a fictional Mississippi country, योकनापटावा कंट्री, in his novels. कौन सा नॉवलिस्ट है जिसने एक फिक्शनल यानी कि काल्पनिक मिसिसिपी कंट्री योकनापटावा को अपने नॉवेल्स में मेंशन किया है? वो है विलियम फॉकनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। योकनापटावा कंट्री प्रोनाउंस इज अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री क्रिएटेड बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। इसको विलियम फॉकनर ने क्या किया था? ये फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री है, इसको विलियम फॉकनर ने, जो कि अमेरिकन ऑथर है, इन्होंने क्या किया था? अपने नॉवेल्स में क्रिएट किया था। बेस आधारित है और ये इंस्पायर्ड है बाय लाफाएट कंट्री मिसिसिपी एंड इट्स कंट्री सीट ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये क्या है? ये जो मिसिसिपी की लाफाएट कंट्री है और उसका जो मुख्यालय है ऑक्सफोर्ड, उस पर, उससे इंस्पायर्ड है और उस पर आधारित है। ठीक है, फॉकनर ऑफन रिफर्ड टू योकनापटावा कंट्री माय एपोक्रिफल कंट्री। ये जो फॉकनर है, इसको, ये जो योकनापटावा कंट्री है, इसको अक्सर इन्होंने माय एपोक्रिफल कंट्री के नाम से भी मेंशन किया, और इसका मतलब क्या होता है? मेरा काल्पनिक शहर या मेरा काल्पनिक देश। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किसने मेंशन किया है? विलियम फॉकनर ने मेंशन किया है योकनापटावा को एज माय एपोक्रिफल कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। जो नोबेल प्राइज मिला था उसका एग्जैक्ट उदाहरण क्या है? इन चार ऑप्शंस में जो विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था, उसका प्रशस्ति पत्र मिला था, उसका जो सटीक उदाहरण है, उद्धरण है, वो क्या है इनमें से? तो किसकी वजह से इनको मिला था? इनके पावरफुल एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल। जो इन्होंने आधुनिक अमेरिकन नॉवल दिए थे, उसमें इनका जो पावरफुल और यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Who is the novelist who wrote a series of novels set in the fictional योकनापटावा काउंटी इन मिसिसिपी? कौन सा नॉवलिस्ट है जिसने अपने बहुत सारे सीरीज ऑफ नॉवेल्स को क्या किया है? एक अपना फिक्शनल यानी कि काल्पनिक योकनापटावा काउंटी है मिसिसिपी का, ठीक है, उसको मेंशन किया है, उस पर आधारित होकर बहुत सारे नॉवेल्स को लिखा है, तो है वो विलियम फॉकनर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। योकनापटावा कंट्री इज अ फिक्शनल कंट्री क्रिएटेड बाय अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम फॉकनर, बेस्ड अपॉन एंड इंस्पायर्ड है मिसिसिपी की लाफाएट कंट्री है उस पर, और ये स्टोरीज जो वर्क है इनके द्वारा लिखा गया 1929 में। ये भी लॉन्ग लूजली कंस्ट्रक्टेड योकनापटावा सेज हुज थीम इंक्लूडेड डिक्लाइन ऑफ द कॉम्सन फैमिली। तो ये जो नॉवेल्स, बहुत सारे इनके नॉवेल्स जो हैं वो योकनापटावा काउंटी पर आधारित हैं या उस पर सेट हैं, और ये एक कंट्री है जो कि इंस्पायर्ड लाफाइट कंट्री है मिसिसिपी की उस पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मेंशन किया जा सकता है, इसको आप माइंड में रखेंगे एंड टिक लगाएंगे अगर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम। जो टाइटल है इनका, जो नॉवल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ठीक है, ये इनका वर्क है। इसका जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है? सबको पता है मैकबेथ जो वर्क है, ठीक है, मैकबेथ में एक कोट आता है, द लाइफ इज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इस तरीके से। तो उस पर, उसमें ही एक लाइन आती है या लास्ट लाइन आती है द साउंड एंड द फ्यूरी, उसी से ये नॉवलिस्ट ने, विलियम फॉकनर ने, ये अपने नॉवल का टाइटल लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो लाइन कुछ ऐसे होती है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, इस तरीके से लाइन होती है, एंड लास्ट में आती है सिग्निफाइंग नथिंग फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, उससे ही ली गई है। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन तो देख लिए हम लोगों ने, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ फेमस सोलिलोक्वी ऑफ एक्ट 5 एंड सीन 5। ये मैकबेथ की सोलिलोक्वी है, और किस एक्ट में आती है? 5 एक्ट में आती है, एंड सीन नंबर 5 में आती है, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया वर्क है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, द नॉवल टाइटल नॉवल बाय विलियम फॉकनर वाज पब्लिश इन 1929, और ये 1929 में आता है। कौन सा? द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, और इनका ये 4th नॉवल होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल रिटन बाय फॉकनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमाथ। तो कौन सा नॉवल है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसकी बाद की घटनाक्रम पर आधारित है और विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। तो वो नॉवल है इनका सोल्जर्स पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब ये क्या है, सोल्जर पे इनका फर्स्ट नॉवल है, ध्यान रखेंगे इनका फर्स्ट नॉवल है, पब्लिश्ड बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा पब्लिश्ड। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय बोनी एंड लिवराइट ऑन February 25। ये 25 फरवरी को जो है पब्लिश हुआ था बोनी एंड लिवराइट के द्वारा। ठीक है, 1926 में। The plot of Soldiers Pay revolves around the return of a wounded aviator home to a small town in Georgia following the conclusion of the First World War। क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो समाप्त हुआ था उसके बाद एक जो घायल सैनिक पायलट होता है, घायल वुंडेड सॉरी जस्ट हाँ वुंडेड एविएटर होता है जो अपने घर जॉर्जिया में लौट रहा होता है और उसकी कहानी के आसपास या उसकी युद्ध की समाप्ति के बाद वो ऐसा मतलब वापस आता अपने घर, तो उसकी कहानी को या इसकी स्टोरी के इर्द गिर्द ये कहानी इसकी घूमती है सोल्जर्स पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कब आया था, 1926 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। द इमेजिनरी काउंटी योकनापटावा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ। ये योकनापटावा जो फिक्शनल कंट्री, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखेंगे, याद तो है आप सभी को, रिवीजन हो रहा है। तो योकनापटावा जो इमेजिनरी कंट्री है, काउंटी है, क्षेत्र है, वो किनके नॉवेल्स में आता है, वो फॉकनर के नॉवेल्स में आता है। ठीक है, योकनापटावा काउंटी जो है वो फिक्शनल है, ये इसको क्रिएट किया था अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर ने। ये आधारित है और ये प्रेरित है किसी लाफाएट काउंटी जो मिसिसिपी की है उस पर, और ये जिसके बारे में बताया है। सर्टोरिज इनका एक नॉवल है, 1929 में आया था। ठीक है, योकनापटावा में सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which part of the United States has been written about in Faulkner's fiction? जो फॉकनर के फिक्शनल वर्क है उसमें जो यूनाइटेड स्टेट का कौन सा पार्ट उन्होंने मेंशन किया है, लिखा है, वो है सदर्न। ठीक है, सदर्न ध्यान रखेंगे, सदर्न पार्ट को उन्होंने मेंशन किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। द सदर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है, हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। फॉकनर के फिक्शनल वर्क में इन्होंने मेंशन किया है। फॉकनर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर इन अमेरिकन लिटरेचर जनरली एंड सदर्न लिटरेचर स्पेसिफिकली। मुख्य रूप से इन्होंने जो अमेरिका का लिटरेचर में, ये पहली बात तो ये अमेरिका के लिटरेचर के बहुत जाने माने ऑथर थे और इन्होंने मुख्य रूप से सदर्न लिटरेचर को मेंशन किया है अपने वर्क में। ठीक है, सदर्न पार्ट को मेंशन किया है। ही वाज नोबेल प्राइज लॉरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी। और इनके बारे में एक बात और याद रखेंगे, ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के द्वारा इनको नोबेल प्राइज लॉरेट भी बनाया गया था। ठीक है, वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवल लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी, द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, थॉमसन फैमिली की कहानी है। द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल। ये मनोवैज्ञानिक नॉवल है विद स्ट्रेंज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रिटन बाय विलियम फॉकनर। इसमें कुछ जो तत्व हैं वो ऑटोबायोग्राफी के भी हैं। 1999 में आया था। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, समरी भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया 15 एंड 15 के बाद आते हैं 16। 16 क्वेश्चन आई थिंक नहीं दे रखे, 16 बाद में स्टार्ट होंगे, पहले इनमें एग्जाम पॉइंट। इस बुक में बहुत सारे ऑथर के ऊपर एग्जाम पॉइंट्स भी दे रखे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग अभी इनके एग्जाम पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम पॉइंट कहता है, फॉकनर गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग नॉवेल्स फ्रॉम। ये फॉकनर जो थे, इन्होंने नॉवेल्स लिखने का जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से प्राप्त किया था, वो थे शेरवुड एंडरसन। ठीक है, इनसे ही इन्होंने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें एस एंडरसन लिखा है उसको आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, विलियम फॉकनर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो 1949 में मिला था। थर्ड पॉइंट दे रखा है, फॉकनर्स पीपल, जो फॉकनर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस डिफीट, वो जो है अनुभव करते हैं हार का, बट दे डू नॉट विड्रॉ, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। फॉर फॉकनर द कीवर्ड इज, और फॉकनर के लिए जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, डूम होता है। ठीक है, डूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, ही वाज द चैंपियन ऑफ द इलिटरेट पुअर वाइट एंड ऑफ द नीग्रो। वो चैंपियन थे, वो जो थे एक चैंपियन थे किसके, इलिटरेट पुअर वाइट, यानी कि जो एक मिनट की जैसे हाँ, जो इलिटरेट होते थे और जो गरीब लोग होते थे और जो श्वेत लोग थे उनके, और नीग्रोस जो अश्वेत लोग थे उनके चैंपियन थे, उनके हिमायती थे। He had been an intuitive artist who used the language of poetry in his novel। वो एक सहज आर्टिस्ट थे और वो एक सहज आर्टिस्ट थे और उन्होंने
क्या किया, उन्होंने अपने नॉवेल्स में भी पोएट्री की लैंग्वेज को यूज किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो दोनों के हिमायती थे, निग्रो के भी थे एंड पुअर व्हाइट लोगों के भी थे। और उनके अंदर जो थी, उन्होंने इतनी सहजता से नॉवेल्स के अंदर भी पोएट्री की लैंग्वेज को क्या किया, यूज किया। ये किसके बारे में बात हो रही है, विलियम फॉकनर के बारे में बात हो रही है, विलियम फॉकनर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरवुड एंडरसन वॉज फॉकनर्स फ्रेंड। ये शेरवुड एंडरसन जो थे वो फॉकनर के फ्रेंड थे, बट लेकिन हिज फ्रेंडशिप केम टू एन एंड। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो उसका अंत हो गया। किसकी वजह से, किसके इफेक्ट में, लिकर, यानी कि जो शराब थी, इनकी नशे की आदत की वजह से इनकी फ्रेंडशिप जो थी वो उसका एंड हो गया था। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं। फॉकनर गॉट द जॉब ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस। फॉकनर को यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर की जॉब भी मिली थी, लेकिन वाई डिड ही लीव द जॉब, उन्होंने ये जॉब को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन द जॉब, उनको इस जॉब को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर वॉज, जो मुख्य राइवल थे, जो दुश्मन थे, जो एनिमी थे फॉकनर के, वो कौन थे, हेमिंगवे थे। ध्यान रखेंगे, हेमिंगवे भी एक अमेरिकन ऑथर थे, तो ध्यान रखेंगे हेमिंगवे ही इनके राइवल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फॉर टू ईट विद स्ट्रेंजर्स। मैं उतनी दूर जाने के लिए और अजनबियों के साथ खाना खाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फॉर टू ईट विद स्ट्रेंजर्स विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ इतनी दूर जाने के लिए और अजनबियों के साथ खाना खाने के लिए। इन्होंने प्रेसिडेंट को अजनबी बोल दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहकर, इन शब्दों के साथ फॉकनर ने डिक्लाइन कर दिया था द इन्विटेशन टू डिनर। जो प्रेसिडेंट कैनेडी थे, उन्होंने क्या किया था, इनको इनवाइट किया था डिनर के लिए, तो इन्होंने उस डिनर को क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। ही वॉज इन्वाइटेड बाय, किसके द्वारा उनको इन्वाइट किया गया था, प्रेसिडेंट कैनेडी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, symbolism, allegory, multiple narrators, point of view, non-linear narratives, stream of consciousness are the literary techniques adopted by। ये जो टेक्निक्स है सिंबोलिज्म और एलिग्री की, मल्टीपल नरेटर्स, इनके जो नॉवेल्स होते हैं बहुत सारे नरेटर्स के द्वारा नरेट किए जाते हैं। नॉन लीनियर नरेटिव, कोई सी क्रोनोलॉजी नहीं होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ये सारी टेक्निक्स को किसने अडॉप्ट किया है, ये फॉकनर ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन फॉकनर्स नॉवल ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर टाउन ऑफ जेफरसन एंड लाफाएट काउंटी which contain the town of Oxford is the model for। इन जो ये बोला है कि जो फॉकनर्स के नॉवेल्स होते हैं, इसमें ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड शहर जेफरसन शहर का मॉडल है। ठीक है, जेफरसन जो शहर है उसका मॉडल है, और लाफाएट जो काउंटी है वो जिसमें ऑक्सफोर्ड शहर स्थित है, ठीक है, उसका मॉडल है। ठीक है, फॉकनर के नॉवल में। तो ये कौन सी जगह है, हिज फिक्शनल योकनापटावा कंट्री। ठीक है, काउंटी, योकनापटावा को मेंशन किया, और ये जो है वो मॉडल है और उस पर आधारित है। लाफेट कंट्री जो मिसिसिपी में है, और उसी पर ये आधारित है, उसी से ही प्रेरित होकर इन्होंने मेंशन किया अपने वर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। फॉकनर वाज आउटराइट रिजेक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट आर्मी बिकॉज ऑफ। इनको, जो फॉकनर को सीधे रिजेक्ट कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट आर्मी से। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि उनकी हाइट कम थी, हिज हाइट, उनकी हाइट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉकनर ज्वाइंट फर्स्ट द कैनेडियन एंड देन ज्वाइंट। फॉकनर ने पहले ज्वाइन की थी द कैनेडियन और उसके बाद ज्वाइन किया था द रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रॉयल एयरफोर्स। ये यहाँ तक एग्जाम पॉइंट्स को जो है वो कवर कर लिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 तक छोड़ा था, अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, फॉकनर्स वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दी। तो फॉकनर की जो वर्क है वो मुख्य रूप इतिहास और लेजेंड को, एक मिनट रुकिए, विलियम फॉकनर के जो नॉवेल्स हैं वो मुख्य रूप से किससे डील करते हैं, कहाँ के इतिहास से और कहाँ के लेजेंड से, तो वो थे अमेरिकन साउथ। ठीक है, अमेरिकन साउथ के इतिहास से और उसकी लेजेंड यानी कि दंत कथाएं जो होती हैं उनसे, उनको डील करते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखें, सदर्न पार्ट को और उसके लिटरेचर को इन्होंने मेंशन किया है। विलियम फॉकनर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स इन अमेरिकन लिटरेचर, जनरली सदर्न लिटरेचर स्पेसिफिकली। मुख्य रूप से इन्होंने जो सदर्न लिटरेचर था उसको अपने वर्क में, उससे इंस्पायर होकर वर्क लिखे हैं, एंड उसी के एक जाने माने या फेमस ऑथर माने जाते हैं। ही इज प्राइमरली नोन फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी। ये मुख्य रूप से अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए एंड नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। सेट इन द फिक्शनल योकनापटावा कंट्री, जो कि काल्पनिक योकनापटावा कंट्री में सेट है, बेस्ड इन लाफाएट कंट्री मिसिसिपी। और ये जो है, जो इनका योकनापटावा जो कंट्री है वो मिसिसिपी का एक लाफाएट कंट्री है, उस पर आधारित है और उसी से इंस्पायर्ड भी है।
वेयर ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी अपनी अपने जीवन को स्पेंड किया था, ठीक है, बहुत अधिक समय तक वहां पे रहे थे। हिज वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ द अमेरिकन साउथ, और उनके वर्क जो इसी की हिस्ट्री को, उसी के लेजेंड को डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन, फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? वो मिला था 1949, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिटरेचर के लिए मिला था। तो ये मिसिसिपियन बॉर्न नोबेल विनर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं 18। इस वीडियो में हम लोग 20 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज अ वर्क, एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज अ वर्क बाय, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ये नॉवल है और अमेरिकन के ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है, 1936 में आया था। ये स्टोरी है द थ्री फैमिलीज की ऑफ द अमेरिकन साउथ विद द फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस शिप्टन। तीन फैमिलीज की कहानी, लेकिन मुख्य रूप से किस पर फोकस हो रहा है? थॉमस शिप्टन पे, जो शिप्टन 100 के नाम से अपनी डायनेस्टी को बिल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशंस। कौन सा नॉवल है विलियम फॉकनर का जिसको वॉइस एम्बिशन के रूप में भी जाना जाता है? वो है एब्सलम एब्सलम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विलियम फॉकनर्स अ बॉयज एम्बिशन इज नोन एज एब्सलम एब्सलम, इसी को एब्सलम एब्सलम के रूप में भी जाना जाता है और यही इसी टाइटल से अधिकतर पूछा भी जाता है। सेकंड टाइटल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। टेकिंग प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सिविल वॉर, ये सिविल वॉर के बाद, पहले और उसके दौरान चलने वाली कहानी है। दिस स्टोरी अबाउट थ्री फैमिलीज ऑफ अमेरिकन साउथ, अमेरिकन साउथ की तीन फैमिलीज की कहानी है, विद अ फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस शिप्टन, लेकिन फोकस किस पर होता है? थॉमस शिप्टन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवल, फॉकनर का लास्ट नॉवल कौन सा है? वो है द रिवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये रिवर्स फॉकनर लास्ट नॉवल है विच ही बिगन इन 1940 एंड फिनिश्ड इन 1962, 1962 में फिनिश किया था। रिवर्स वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, इनको इस वर्क के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। ही वाज आल्सो नोबेल प्राइज विनर, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन कब मिला था? 1949 में, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो है एग्जाम पॉइंट्स हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 2 वीडियो ही इनकी बनेंगी, तो इस 2 वीडियो में हम लोग इनको कवर कर लेंगे, देन इससे हम लोग नए राइटर को चूज करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो में बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस चीज के लिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर।